224 में पर्सिया में सासानी वंश की स्थापना में देखने को मिलती है। और 250 में सातवाहन साम्राज्य का विघटन, सातवाहन साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, वो देखने को मिलता है। 240 से 280 में गुप्त वंश की स्थापना, जो कि श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है शासन है ये गुप्त वंश की जो स्थापना है श्रीगुप्त द्वारा की गई थी 240 से 280 के बीच में। 280 से 319 में घटोत्कच जो सिंहासन रूट होता है, इनके तत्पश्चात इनके पुत्र होते हैं। 319 से 320 में चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना देखने को मिलती है। 335 से 375 समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजय के कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, जो कि 335 से 375 के अंतर्गत इसका शासनकाल रहता है। और 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आते हैं। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त का शासन शुरू होता है। 380 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल और गुप्त राज्य का पश्चिमी विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। 390 में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, ये चीज और इसमें ऐड करने की है। 350 में मदुरै के तमिल भाषा में संगम का संकलन होता है। 350 में तमिल भाषा में है ये, मदुरै में तमिल भाषा में संगम का संकलन 350 में होता है। और 380 में अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां तराशी गई थी। ठीक है, ये एक नया फैक्ट है। 380 के अंतर्गत अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 मूर्तियां यहाँ पे तराशी गई देखने को मिलती हैं। और 450 में 450 319 से 414 में फाइयान भारत आते हैं। और 450 में क्या होता है, 450 में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में देखने मिलते हैं। शायद ये ऊपर फैक्ट भी होगा, देख लेते हैं। हाँ जी, 415 से 455 में कुमार गुप्त द्वारा शासन और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455 से 467 सकंद गुप्त का काल और हुणों का प्रथम आक्रमण हमें देखने को मिलता है 455 से 467 ईस्वी में। 467 से 540 के अंतर्गत गुप्त वंश का अवंती काल हमें देखने को मिलता है। 500 से 532 में तोरमान और मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन। देखो, हुण जब आए थे, हुणों का प्रथम जो आक्रमण था 455 से 467 के बीच था। और 500 से 532 के अंतर्गत जो तोरमान और मिहिर कुल जो हुण थे, उनका उत्तर भारत में शासन स्थापित हो जाता है। 532 ईस्वी में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय देखने को मिलती है। ठीक है, और 550 में मध्य भारत में चालुक्य शासक स्थापित होता है ना। और 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय। 606 से 647 में वर्धन वंश का हर्ष का शासन काल में देखने को मिलता है। 609 में पुलकेशिन द्वितीय शासक बनता है। ठीक है, पुलकेशिन और हर्ष के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, जिसको इसके अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, एहोल। ठीक है, एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि पुलकेशिन ने हर्ष को हराया हुआ मिलता है। ठीक है, 629 से 645 में हेनसांग की यात्रा में भारत में देखने को मिलती है। आपने ऊपर पढ़ा होगा 319 से 344 फाइयान का जो टाइम पीरियड था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, अभी पीछे ही था, यहाँ पे दे रखा हुआ। 360 के समुद्रगुप्त हो गया शासनकाल। 414 399 से 414 हाँ जी, 319 की बजाय 399 से 414। ठीक है, 399 से 414 में हमें इसका फाइयान का आगमन देखने को मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। 636 में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण था। ठीक है,
इससे पहले की अगर हम बात करें 647 में, ये देखो बताया ना 629 और 645 में इंसान का आगमन है, और 647 में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो समाप्त हुआ था। 650 में चालुक्य ने कांचीपुरम के पल्लवों को पराजित किया था। कांचीपुरम के पल्लवों को 650 में यहाँ लिख देता हूं मैं, 650 में कांची के चालुक्यों ने इनको हराया था, पल्लवों को पराजित किया था। चालुक्यों ने पल्लवों को हराया था 650 ईस्वी में, ठीक है। और 670 में मामूलपुरम में अपना केंद्र बनाया था पल्लवों ने मामूलपुरम में अपना एक केंद्र बनाया था। और उसके बाद तत्पश्चात हम देखते हैं 725 में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। देखो बहुत सारे राज्य है और उनकी जो स्थापनाएं हैं वो इन टाइमलाइन के अंदर ही कवर हो जाती है। बहुत सारे शासकों का यहाँ पे जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। 753 से 973 में दक्कन के राष्ट्रकूटों का वो है उद्भव है। 760 से 1142 ईस्वी में पूर्वी भारत के पाल वंश के शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 770 से 810 महान पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। देखो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का महान शासक था। 770 से 810 के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। और 883 से 1036 के राजस्थान के वत्सराज द्वारा भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उनका शासन हमें देखने को मिलता है। 788 से 820 शंकराचार्य तथा उसके अद्वैतवाद के दर्शन का हमें जानकारी मिलती है। 788 के बाद हम देखते हैं 800 ईस्वी में क्या था, राजपूतों का उदय हमें देखने को मिलता है। राजपूतों का उदय हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और 846 में चोलों ने पल्लवों से स्वतंत्रता पाई। 846 में चोलों ने पल्लवों से स्वतंत्रता पाई। और इससे पहले देखते हैं 835 से 885 में गुर्जर प्रतिहार वंश का काल और अरब व्यापारी सुलेमान का राज्य में आगमन होता है। 836 में मिहिर भोज शासक बना। 850 में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार हमें देखने को मिलता है। 851 में अरब यात्री सुलेमान भारत का वृत्तांत लिखता है। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत का वृत्तांत लिखा। 860 में सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा जाता है कि नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किस शासक ने की थी, ठीक है। तो बलपुत्र द्वारा की गई थी नालंदा में। और ये कहाँ पे, जावा सुमात्रा जो स्थल है ना इंडोनेशिया में, तो सुमात्रा में 860 में इसकी स्थापना की थी। 871 से 1173 ईस्वी में तंजौर के शाही चोल वंश का शासन हमें देखने को मिलता है। और 883 से 1026 में पंजाब और काबुल के हिंदू शाही शासकों का हमें पता चलता है, ठीक है। और 888 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है ये बीच में, पल्लव वंश का अंत हमें देखने को मिलता है। पल्लव वंश का अंत हमें देखने को मिलता है लगभग 888 ईस्वी में, ठीक है। 907 में चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज्याभिषेक में देखने को मिलता है। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल-मसूदी का आगमन। देखो कई बार प्रश्न बनता है अल-मसूदी का भारत में कब आगमन हुआ। 915 से 925 के बीच में राष्ट्रकूट के इंद्र तृतीय के काल में आया था, ठीक है। 916 से 1205 के अंतर्गत जेजाक भुक्ति के चंदेल और चंदेलों द्वारा खुजराहों के मंदिरों का निर्माण। देखो बहुत कई बार प्रश्न देखने को मिलता है, खुजराहों के मंदिर किसने बनाए, तो चंदेलों ने बनाए, ठीक है। 916 से 1205 में जेजाक भुक्ति के चंदेल यहाँ पे हैं। 950 से 1195 में मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी वंश। 973 से 1238 के बीच में अहिनवाल के कठियाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य वंश का पता चलता है हमें। देखो ये जो दक्षिण के क्षेत्र हैं और ये जो ये लास्ट के जो वंश हैं ये थोड़े से
हम कम पढ़ते हैं इसलिए थोड़े से ये कष्ट नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक दो बार आप नजर मारोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सुबह शाम या जब भी आपको टाइम मिले तो इनको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 977 में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हमें देखने को मिलता है, सुबुक्तगीन का, ठीक है। 985 से 1014 में राजराज चोल का शासनकाल और तंजौर के प्रसिद्ध शिव तथा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण नजर आता है। 985 से 1014 के बीच में राजराज चोल के शासनकाल में देखो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर और शिव मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। तंजौर में ही ये दोनों शिव और वृद्धेश्वर मंदिर, ये दोनों राजराज प्रथम के काल में शासन काल में बना था। और राजराज का जो शासन काल है वो 985 से 1014 के बीच में है, ठीक है। फिर बात करते हैं इससे बीच में 985 के अंतर्गत क्या होता है, चोल राजा राज ने संपूर्ण दक्षिण पर चोल राज्य का विस्तार किया तथा तंजावुर के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और 997 के अंतर्गत क्या होता है, महमूद गजनवी का आक्रमण हमें उत्तर भारत में पहला आक्रमण हमें नजर आता है महमूद गजनवी का 997 में। 999 बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। 1000 में महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण, काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था उत्तर भारत में, ठीक है। और 998 में ये यहाँ पे आने शुरू हो गए थे, अलग अलग इनकी तिथियां नजर आती हैं। कई बार 998 भी बता देते हैं कि इन्होंने पंजाब क्षेत्र को जीत लिया था, है ना। और कई बार ये 999 से 1000 के बीच में भी मानते हैं, ठीक है। तो महमूद गजनवी के उत्तर भारत पे और पंजाब जो क्षेत्र है वहां पे इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो, टाइमलाइन का थोड़ा सा ये है, 900 या 900 1000 के बीच में ही इनका आक्रमण रहता है। 1000 से 1323 में वारंगल के काकतीय बेतराज के तथा प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव जो अंतिम शासक था, वारंगल के काकतीय वंश के शासक थे ये। 1001 में वहिंद की लड़ाई तथा जयपाल जो हिंदुशाही शासक था उसका महमूद गजनवी से पराजित होना हमें देखने को मिलता है। और ये क्या हुआ था, जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। जयपाल जब महमूद गजनवी से हार गया था तो इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, हिंदुशाही शासक था। 1025 से 1026 के बीच महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट, देखो लगभग 17 आक्रमण हुए थे महमूद गजनवी के भारत पर। और इन्होंने इनकी जो मेन पर्पज होता था यहाँ पे वो लूटने का ही होता था, धन का लूट, ठीक है। लगभग मंदिरों के ऊपर ही अटैक करते थे क्योंकि भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था और जो महत्वपूर्ण जो देवी देवताओं की सोने की मूर्तियां होती थी वो अपने सोने को मंदिरों में रखते थे। ये मानते थे कि भगवान की स्वयं रक्षा करेगा। तो महमूद गजनवी आया और सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया, ठीक है। लगभग 1026 के आसपास का ये क्षेत्र है। और तत्पश्चात में देखने को मिलता है 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है, ठीक है, जो कि भारत में जाटों के खिलाफ होता है, ठीक है। जाटों के खिलाफ होता है, उनको रिवेंज लेने के लिए आता है, बदला लेने के लिए आता है, उनको प्रताड़ित करने के लिए आता है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु और अलबरूनी का भारत में आगमन, ठीक है। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार और कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में सूबेदार नियुक्त होता है, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जो जयचंद के खिलाफ होता है। अच्छा क्या हुआ था, जयचंद ने ही इसको आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान के लिए, पृथ्वीराज तृतीय था, ये चौहान था, इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए इन्होंने ही इसको बुलाया था, आमंत्रित किया था भारत में आकर इसके ऊपर आक्रमण करो। और फिर इसके तत्पश्चात 1194 में चंदावर का जो युद्ध है उसमें जयचंद को भी पराजित कर देता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। और फिर क्या होता है, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, जो कि खोखरों के खिलाफ इसका अंतिम वो था, अभियान था। और एक खोखरों ने इसके छुरा गोप करके इसकी हत्या कर दी थी 1206 में मोहम्मद गोरी की।
अब मोहम्मद की गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम शासक बनता है, इसकी स्थापना करता है, कुतुब मीनार का निर्माण करता है 1206 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में अपनी राजधानी रखी। ठीक है, एल्दौज और कुबाचा ये कई इसके वो थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, जिनके डर से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली में नहीं रहा, दिल्ली की बजाय वो लाहौर से शासन करता था। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को प्रथम शासक मानते हैं कि जो शासन की नींव रखने वाला था या फिर जो शासक था प्रथम दिल्ली का, वो इल्तुतमिश था, क्योंकि वो पहला शासक रहा है जो स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन किया इन्होंने। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इसका पुत्र था आराम शाह, वो शासक बना था 1210 में। ये कुछ महीनों के लिए शासन कर पाया, तत्पश्चात इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके इसको परास्त करके इल्तुतमिश ने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, ये कुतुबी वंश कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका पुत्र आराम शाह दोनों कुतुबी वंश, कुतुबी वंश। ठीक है, इसके पश्चात में ये इलबरी वंश था, जो इल्तुतमिश था ये इलबरी वंश था। इलबरी वंश का शासक बनता है 1211 से लेके, या कई बार 10 भी कहते हैं, और 1236 तक ये शासक रहता है। 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इल्तुतमिश के काल की, कि 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये कई बार प्रश्न भी बनता है इसके ऊपर कि चंगेज खां का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, या फिर भारत पर आक्रमण कब हुआ था। 1221 में हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे। अभी फिर क्या देखते हैं, 1236 में इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और फिर इसका पुत्र बनता है। वैसे तो इल्तुतमिश का शासक जो पुत्र है वो शासक बनता है, लेकिन रजिया ने क्या किया, वहां पे लाल वस्त्र, जो कुर्ती बोलते हैं जिसको, लाल वस्त्र दिखा करके अपना अधिकार मांगती है ना, और फिर ये खुद शासक बन जाती है। रजिया सुल्तान शासक बनती है। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं। रजिया की जो हत्या है वो करनाल में हुई थी, करनाल में इसकी हत्या कर दी गई थी रजिया सुल्तान की। इसके पश्चात बहराम शाह जो इसी का भाई था, उसने अमीरों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बहराम शाह के तत्पश्चात भी कई वो आए थे, शासक आए थे, लेकिन ये बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, कई शासक रहे। और उसके बाद 1265 में गैसुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है। गैसुद्दीन बलबन कहता है कि मैं ही शासक हूं, या फिर सजदा और पाबोस, ये ईरानी जो वो थे, कल्चर थे, इन्होंने बलबन ने ही स्टार्ट किए थे। लोह और रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी, लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, और गैसुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। 1279 में बंगाल में बलबन के समय पे एक ही विद्रोह हुआ था, जो कि तुगरिल खां का था, प्रथम विद्रोह था, जो कि बंगाल में हुआ था, हमें देखने को मिलता है। 1286 में गैसुद्दीन बलबन की मृत्यु होती है। इसके पश्चात दो शासक बनते हैं, इसके पुत्र होते हैं। एक होता है कैकुबाद, ये कुछ महीनों के लिए ही शासन कर पाता है। 1286 से 1286 में इसकी डेथ हो जाती है। 1290 तक ये शासन करता है। फिर इसके तत्पश्चात आता है क्यूमर्स, जो कि कम उम्र का होता है। 1290 में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही शासन करता है। क्यूमर्स के लिए इसका जो अंगरक्षक होता है वो जलालुद्दीन खिलजी होता है। ठीक है, और ये इसकी हत्या कर देता है और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। अच्छा, इसके पश्चात भी जलालुद्दीन का पुत्र होता है, ठीक है, वो शासक बनता है। आराम शाह